हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट MSD 9 को। यूनिट 2 चल रही है। इस पे आज हम एक और टिप्पणी पढ़ते हैं गद्य और पद्य के बीच में। तो हम ये छोटा सा ही एक पार्ट है, छोटी सी टिप्पणी लिखनी है इसमें। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है? आमतौर पर पद्य को हम कविता का समानार्थी शब्द मानने लगते हैं, लेकिन पद्य का अर्थ छंदबद्ध भाषा के रूप में लिया जाता है। तो वैसे तो हम देखा जाए तो आमतौर पे ये कह देते हैं जो कविता की भाषा के रूप में लिखा गया है वो पद्य है और जो कहानी के रूप में लिखा गया है वो गद्य है। लेकिन देखा जाए तो पद्य का अर्थ छंदबद्ध भाषा के रूप में लिखा जाता है, जो छंद से बंधी हुई भाषा होती है। ठीक है, छंद होते हैं, दोहे होते हैं, ये सब। तो यह आवश्यक नहीं है कि छंदबद्ध भाषा में रचित रचनाएं कविता ही हों। शताब्दियों तक भारत में गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, कृषि, लोक व्यवहार तक हर प्रकार का ज्ञान पद्य अर्थात छंदबद्ध भाषा के में ही दर्ज किया जाता था, और कविता भी। अब आधुनिक काल में गद्य के प्राधान्य के बाद कहा जा सकता है कि इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि हर प्रकार का ज्ञान गद्य अर्थात छंदबद्ध भाषा के रूप में दर्ज किया जाता है, और यहाँ तक कि कविता भी। ठीक है, तो ये एक मिथ है कि जो कविताएं की टोन में बोली जाती है, एक लय में छंदबद्ध रूप में बोला जाता है, वो पद्य है, और जो छंदबद्ध रूप से मुक्त हो वो गद्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि पहले गणित, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, कृषि, लोक व्यवहार भी पद्य के रूप में लिखा जाता था। ठीक है, और कविता तो लिखी ही जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, ये सब राजनीति, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि छंदमुक्त भाषा में यानी कि गद्य के रूप में लिखा जाता है। यहाँ तक कि कविता भी गद्य के रूप में लिखी जा सकती है। कविता और गद्य में भाषाई बातें समान हैं। दोनों के उपकरण शब्द जो कि अर्थ परिवर्तन के बिना ही एक भंडार के लिए लिए जाते हैं। दोनों के व्याकरण और वाक्य रचना के नियम एक ही हैं। इसी कारण भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में गद्य और पद्य दोनों को काव्य के ही दो रूप माना गया है। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्री हैं, बहुत सारे काव्य शास्त्री हैं जो नेट JRF के पेपर में सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसमें गद्य और पद्य के दोनों को ही काव्य के दो रूप माना जाता है। भाषा नियमों पर आधारित उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसा क्यों किया गया है। छंदहीन तथा छंदमुक्त भाषा को गद्य कहा जाता है। साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्य की नई विधाओं के विधिवत आरंभ का काल माना जाता है, लेकिन परंपरा में गद्य की उपस्थिति भी शताब्दियों पुरानी ही है, क्योंकि हिंदी की परंपरा में हम सहज ही संस्कृत को शामिल करते चलते हैं। तो हिंदी की परंपरा में जैसे सबसे पहले तो हमारी संस्कृत भाषा ही हुआ करती थी ना। संस्कृत हुई, प्राकृतिक हुई, अपभ्रंश हुई, ठीक है, फिर हिंदी हुई। तो हिंदी की परंपरा में हम सहज ही संस्कृत को शामिल करते रहे हैं। ये परंपरा बहुत शताब्दीपूर्ण है। तो कहा जा सकता है कि गद्य की उपस्थिति भी शताब्दियों पुरानी है। कहानी के पिछले रूप आख्यान, उपाख्यान, कथा आदि परंपरा में भी मुख्यतः गद्य रूप ही रहे हैं। तो हमने सारे ये पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, आख्यान, उपाख्यान, कथा किसे कहते हैं। तो इसमें भी प्रमुखतः गद्य रूप ही रहे हैं। लेकिन खंड काव्य, महाकाव्य आदि प्रबंध रूपों में कविता में भी कहानी कही जाती रही है। कविता के रूप में भी कहानी कही जाती रही है। खंड काव्य, महाकाव्य जो हमने बड़े बड़े हमारे साहित्यकारों ने लिखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरा में भाषा के सृजनात्मक व्यवहार का नाम काव्य है, वह चाहे गद्य हो या पद्य, छंद मुक्त हो या छंदबद्ध। ठीक है, छंदबद्ध होती है तो पद्य कहा जाता है, छंद मुक्त होती है तो गद्य कहा जाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरा में भाषा के सृजनात्मक व्यवहार का नाम काव्य था। गद्य कवि नाम निकषम वदंती। इस उक्ति को पढ़ा तो यूं ही जाता है कि गद्य कवियों का निकष कसौटी है, लेकिन इसमें इसे भुला दिया जाता है कि जिस परंपरा में यह उक्ति हमको प्राप्त हुई है वह गद्य भी काव्य है। ठीक है तो इसमें सीधी सीधी बात कही गई है, लेकिन काव्य के रूप में कही गई है। जैसे गद्य कवि नाम निकषम वदंती, और गद्यकार भी कवि है। तो कवि भी गद्यकार है, गद्यकार भी कवि है। तो काव्य और कविता अर्थात कवि की भावना वाचक संज्ञा, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है। तो इस उक्ति का अर्थ एक ही यह भी निकलेगा कि कवियों का गद्य निकष है। इसका सीधा अभिप्राय यही समझा जा सकता है कि पद्य ज्ञान और शास्त्र के अलावा काव्य का भी माध्यम था। ठीक है, तो पद्य ज्ञान और शास्त्र के अलावा काव्य का भी माध्यम था, जबकि लोग यही समझते हैं कि पद्य मतलब कविता। तो पद्य क्या है, ज्ञान और शास्त्र के अलावा काव्य का माध्यम भी था, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन की गैर सृजनात्मक ज़रूरतों की भाषा नहीं है। यह काम गद्य भाषा करती थी, सूचनात्मक, रूखी और रसहीन। इसमें रचना करना सहज नहीं था। कवि या रचनाकार अपने लेखक से गद्य को भी संरचनात्मक बनाने की क्षमता रखता है, समर्थ होता है।
उस कवि का गद्य भाषा के सौंदर्य की कसौटी हुआ करता था। तब से लेकर अब तक गद्य में व्यापक परिवर्तन आया है। अधिकांश काव्य रचना गद्य न होने के बावजूद कविता की रचना करने वाले कवि और गद्य की रचना करने वाले गद्यकार एक दूसरे से पृथक हो चुके हैं। तो अधिकांश काव्य रचना है वो गद्य में होने के बावजूद भी कविता की रचना करने वाले कवि और गद्य की रचना करने वाले गद्यकार एक दूसरे से पृथक हो गए हैं। कविता की रचना करने वाले को कवि कहा जाने लगा और गद्य की रचना को करने वाले को गद्यकार कहा जाने लगा। गद्य की सृजनात्मक लेखन संभावना का बहुमुखी विकास हो चुका है। तो गद्य की जो लेखन क्रिएटिविटी राइटिंग है ना, सृजनात्मक लेखन संभावना का बहुमुखी विकास हो चुका है, यानी कि कई तरीके से इसका विकास हो चुका है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि गद्य और पद्य में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पद्य सिर्फ कविता लिखना नहीं है बल्कि ज्ञान और कौशल को बताना भी है, और गद्य है वो अपनी बात को कहने का एक तरीका है। तो गद्य और पद्य में अगर आता है कि इसमें अंतर लिखिए या फिर इसमें क्या समानताएं हैं ये लिखिए। आपको बस यही लिखना है जो भी हमने पढ़ा है गद्य और पद्य में, जो भी आपको पता है वो एक टिप्पणी के रूप में आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।